So I would request Dr. Vishwarup Roy Chaudhary to start the session. Please welcome him. धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रामविलास शर्मा जी जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, दे आर अबाउट टू कम। एंड हमारे बीच कृष्णपाल जो यहाँ के एमपी आप सब ने हमने मिलकर चुना है, वो भी रास्ते में वो आने वाले हैं। और कल शाम को मुझे ईमेल आया है मेनका गांधी जी का, और ईमेल आपको नहीं दिखेगा यहाँ से, और उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आज 8 बजे सुबह 8 बजे उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बीजेपी का कल, जो आपको पता है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने माफ़ी मांगी कि वो जब अगली बार हम बुलाएंगे वो ज़रूर आएंगे। दैट्स व्हाट इज़ द मैसेज शी वांटेड मी टू कन्वे टू यू। और जितना मैं उनको समझता हूँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, वाकई में ज़रूर कोई बहुत मुश्किल घड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा होगा। दैट्स व्हाई शी इज़ नॉट हियर। पिछले दिनों मैं आप सबके बच्चों से मिला जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और उन सब बच्चों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपके बारे में बच्चों ने जो जवाब दिए वो मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए जिन बच्चों को हमने सवाल पूछा और जिन्होंने जवाब दिए वो हमने लिखित में लिए भी, उनसे साइन करा के वो हमारे पास हैं। और फिर उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स को हमने इनविटेशन कार्ड भेजा जो आपको मिला, जिसकी तो आप आए। मैंने जो सवाल पूछा, सवाल वो ये था, इससे पहले कुछ लोग खड़े हैं जबकि यहाँ सीट बहुत सारी खाली हैं। जिनके जिनके साथ में सीट खाली है वो अपना हाथ रेस करें ताकि जो लोग खड़े हैं वो हाथ रेस के डायरेक्शन में जाके वहाँ बैठ सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सीट्स विच इज वेकेंट। रादर आप लोग थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड ताकि इस तरफ अल्टीमेटली सीट्स खाली रह जाएं। कहाँ पे है? आप थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे। थर्ड लोग 2 सीटें हैं। मैंने आपके बच्चों से जो सवाल पूछा वो ये, जब वो सब मिले मुझे, जैसे आज आपसे मुलाकात हो रही है, और सवाल द क्वेश्चन वाज कि अगर गॉड आपके पास आ जाए और भगवान आपसे बोले, 2 ऑप्शन दे आपको आपके माता पिता के बारे में। मैंने आपके बच्चों से पूछा कि आपके माता पिता बहुत अमीर होंगे, जो भी आप चाहेंगे जीवन में आपके बोलने से पहले वो सारी मुरादें पूरी कर देंगे। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार, खिलौने चाहिए, वॉट एवर यू विल डिमांड इन योर लाइफ इट विल फुलफिल, योर पेरेंट्स विल बी सो रिच। पहला ऑप्शन। लेकिन वो जीवन भर बीमार रहेंगे और 70 के उम्र तक वो चल बसेंगे। पहला ऑप्शन। या फिर आपके पेरेंट्स बहुत गरीब होंगे, इतने गरीब कि जिस स्कूल में अभी आप पढ़ते हैं उसकी फीस भी नहीं दे पाएंगे, और प्रिंसिपल बोलेगी आप कल मत आना स्कूल में, आपके पिताजी ने फीस नहीं दी। आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हेल्दी रहेंगे, 100 साल जिंदा रहेंगे। ये सवाल मैंने पूछा, ऐसे ही रिपीट किया 2-3 बार। फिर मैंने पूछा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ रेस करें, जो गॉड को बोलेंगे नहीं सेकेंड वाला ही ठीक है, हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन 100 साल वो जिए। आई एम श्योर आपको ये विश्वास होगा कि ऐसा सवाल मैंने करीब 83,000 स्टूडेंट से पूछा, और सभी का जवाब ये था कि हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स 100 साल जिए, चाहे हमें कुछ ना मिले। सो दोस्तों, थैंक यू। अक्सर मैं भी एक पेरेंट हूँ, अक्सर हम इस जद्दोजहद में लग जाते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करनी है। लेकिन दोस्तों, बच्चों की जो पहली ख्वाहिश है वो तो आपका हेल्थ है, राइट? उसके बिना उनको कुछ नहीं चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अभी इन दिनों स्कूल्स में मैं गया, 83 स्कूल्स, अलग अलग पब्लिक स्कूल, उनमें से आप सबके स्कूल में गया, तभी आपको हमारा इन्विटेशन मिला। और एग्ज़ाम का माहौल चल रहा था, मार्कशीट का, अब तो रिज़ल्ट आ गए हैं।
अगर गॉड यहाँ पे अभी आ जाए और आपको पूछे कि आपका बच्चा टॉपर होगा, ना केवल स्कूल का, आपके शहर का, हर बार टॉपर होगा, हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आएंगे, लेकिन वो थोड़ा बीमार सा रहेगा, हमेशा बीमार सा रहेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपका जो बच्चा है वो बहुत हेल्दी होगा, बीमार पड़ेगा ही नहीं, लेकिन हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आएंगे, सारी टीचर बोलेंगी ये तो बहुत दलाइज बच्चा है, 0 मार्क्स आएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं, हाथ रेस करें, जो बोलेगा गॉड को कि गॉड सर आप सेकंड वाला ऑप्शन ही ठीक रहने दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू विल गो फॉर सेकंड ऑप्शन? थैंक यू। कितने लोग पहले ऑप्शन के लिए जाएंगे, वो भी हाथ रेस करें। और बाकी बीच वाले लोग कहाँ गए? मैं समझ गया कि हाथ ऊपर करने में थोड़ी आलस हो रही है। आपकी दिल की बात मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम ए पेरेंट। मेरा बच्चा अभी 8 महीने का है, 8.5 महीने का ही है, और मुझे अभी से चिंता लग गई, तो मैंने कहा कि आप पेरेंट्स से आपसे टिप्स लेता रहूँगा, इसलिए मैंने कहा चलो ये भी एक एजेंडा मेरे आज का यहाँ पे। तो आज हमारे बीच करीब 16 शहरों से, अलग अलग शहरों से, पोरबंदर से, सूरत से, हैदराबाद से, मेरठ से, नागपुर से लोग आए हैं। हमारे वॉलंटियर, हमारे मित्र आए हुए हैं। वो मित्र ऐसे जैसे आप मित्र बनने वाले हैं इसके बाद। उन्होंने जब हमारा एंड ऑफ इलनेस प्रोग्राम देखा तो उन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया इसको प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप भी ऐसा करने वाले हैं। जीवन में जो सबसे ज़्यादा दुखदाई चीज़ है, बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगना। एक सवाल मैंने सारे बच्चों से पूछा, सवाल मैं आपकी अभी पूछता हूँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर? या आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर? क्या आंकड़ा है वो? 120/80। ये सवाल मैंने बच्चों से पूछा, स्कूली बच्चों से, सबने 120/80 बोला। मैं अपने मेमोरी में गया, अपने पास को याद किया मैंने, और जब तक मैं क्लास 12th में था तब तक तो मुझे 120/80 याद नहीं आ रहा कि मुझे याद था। शायद आपको भी नहीं याद होगा कि आपको याद होगा। मैं ये सोचा कि मेरे सिलेबस में 120/80 था नहीं। व्हाट इज स्टैंडर्ड बीपी, ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, सारा कुछ तो था नहीं। शायद आज के सिलेबस में ये डाल दिया हो। क्लास 5th के, क्लास 4th के बच्चे भी 120/80 बता पा रहे। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि आपने सिलेबस में डाला है? प्रिंसिपल बोला नहीं डाला है, इनके फैमिली में, इनके घर में सिखाया होगा। तो आप तो घर वाले हैं, तो आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आपने 120/80 इन बच्चों को सिखाया? क्या आपने स्टैंडर्ड शुगर कितना वो सिखाया, शुगर लेवल कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? आई एम श्योर आपने भी किसी ने नहीं सिखाया होगा। लेकिन सारे के सारे बच्चों को ये स्टैंडर्ड कैसे पता आज, जो पहले हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे तब नहीं पता होता था? कौन सी दवाई होनी चाहिए, कितना दवाई होना, सारा डोज वगैरह कैसे पता? एनीबडी हु कुड से द आंसर? क्या कारण? 10 साल पहले सर आप लोग आपका जवाब ये मैं रिपीट करता हूँ, लोग घरों में दवाई ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाते हैं, और पेरेंट्स को खाते हुए देख के लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। आई एम श्योर यू एग्री विद दिस, राइट? लेकिन सवाल ये है कि 15 साल पहले जब मैं स्कूल में था, जब आप स्कूल में थे, याद कीजिए कितने से आप अंकल आंटी थे जिनको बीपी की शिकायत थी, डायबिटीज की गोलियां खाते थे, हाई कोलेस्ट्रॉल दवा लेते थे। क्या 15 सालों में इंसान की बायोकेमिस्ट्री एकदम से बदल गई? हेलो, ऐसा तो नहीं था। तो ऐसा क्या हो गया कि आज हर घर में लोग बीमार हैं इतने ज़्यादा कि बच्चे उसको देखते हैं और वही सीखते रहते हैं। सो हमें इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं हेल्प लूँगा एक बच्चे की। आपका नाम क्या है? वैभव। कौन स्कूल में पढ़ते हैं वैभव? आयशा। वैभव को मैं पहले से जानता था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा एक बार और मैं कंफर्म कर लूँ कि वैभव भी है क्या। वैभव इज़ ए गुड स्पोर्ट्समैन। वो 100 मीटर की रेस में हमेशा फर्स्ट आते हैं। अब इमेजिन कीजिए वैभव खड़े हैं, 100 मीटर की रेस की ये लाइन है, वैभव खड़े हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है कि 4, 3, 2, 1 के बाद एक गोली चलेगी, उसके बाद आपको भागना है। वैभव खड़े हैं, कान से सुन रहे हैं, और यहाँ और भी खिलाड़ी खड़े हैं और वैभव सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है 4, 3, 2, 1। जब वैभव ने 1 की आवाज़ सुनी, इस वक्त क्या आपको लगता है कि वैभव की हार्ट बीट अभी से फास्ट हो जाएगी, या जब वैभव एक्चुअली दौड़ने लगेंगे तब हार्ट बीट फास्ट होगी? पहला या दूसरा? पहला।
अभी वैभव ने भागना शुरू नहीं किया, अभी उसने कुछ शुरू नहीं किया, अभी तो खड़े हैं, जस्ट सुन रहे हैं, अभी हार्ट बीट फास्ट शुरू हो जाएगी। यू आर राइट। लेकिन जरा सोचिए, अभी हार्ट बीट फास्ट कैसे हुआ? वैभव ने कुछ काम करना शुरू नहीं किया। अब जरा इसको अंडरस्टैंड करें, वैभव के दिमाग के अंदर जाते हैं। वैभव ऐसे खड़े हैं, भागने को तैयार हैं, वहां से आवाज आ रही है 4 3 2। जब ऐसी आवाज आ रही तो वैभव का दिमाग, एक ब्रेन देख रहा है ये वैभव ऐसे क्यों खड़ा, ये क्या करना चाहता है, वो आवाज कहां से आ रही है, लोग क्यों खड़े हैं? तो ब्रेन क्या करता है, पुरानी मेमोरी में जाता है कि पिछली बार जब वैभव ऐसे खड़ा था और ऐसी आवाज आ रही थी तो वैभव ने क्या किया था, वो तो दौड़ा था, भागा था, राइट। इसका मतलब ब्रेन ने अनुमान लगा लिया इस बात भी वैभव दौड़ेंगे, भागेंगे। ब्रेन का काम होता है सबसे पहले इंटीमेट करना हार्ट को कि भाई अगला स्टेप क्या होने वाला है। ब्रेन ने इमीडिएटली हार्ट को बताया, देखो भाई वैभव भागने वाला है। हार्ट को पता है जब भी वैभव भागेगा, हार्ट से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मांगेगा, ज़्यादा कई सारे हार्मोन मांगेगा। तो हार्ट ने अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी, हार्ट बीट पहले से फास्ट हो गया, राइट। सो अब वैभव एक्चुअली भागने लगे, हार्ट बीट फास्ट है, ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट सर्कुलेट हो रहा है, राइट। लेकिन वैभव के बॉडी के कुछ ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ मसल्स पे ज़्यादा जोर आ रहा है, यानी कि उन मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उन मसल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ब्रेन को वहाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहुँचाना है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो देना पड़ेगा। तो ब्रेन अगर वहाँ ज़्यादा ब्लड देगा तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज कांस्टेंट, वो तो एक जैसा ही है, वो ना बढ़ सकता ना घट सकता। तो ब्रेन सोचता है कौन से ऑर्गन से मैं ब्लड लेके उस ऑर्गन में पास ऑन करूँ, मसल्स को दूँ। ब्रेन दोबारा पास की मेमोरी में जाता है और ये देखता है कि वैभव जब भी दौड़ता अपने जीवन में खाना नहीं खाता, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव रीजन है यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत खास नहीं है, इस वक्त तो खाएंगे नहीं। तो 25% ऑफ द ब्लड जो कि नॉर्मली इस वक्त भी आपके इस एरिया में सर्कुलेट हो रहा है, उसको ब्रेन स्विच ऑफ करके इसे 5% कर देता है। कितना सरप्लस बच जाएगा? 20%। तो वो 20% बाकी मसल्स में ब्रेन भेज रहा है, राइट। सो वैभव भाग रहे हैं, अभी भाग रहे हैं, राइट। ब्रेन उसको मैनेज कर रहा है। जब भागेंगे तो वैभव की जो बॉडी की हीट है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आपको तो पता है ना, ज़्यादा हीट अगर बढ़ जाए बॉडी की तो ज़्यादा हीट में बॉडी के ऑर्गन स्विच ऑफ होने लगते हैं, यानी कि बंद होने लगते हैं, यानी कि आप डेड हो सकते हैं। तो ब्रेन सोचता है अब मैं क्या करूं। ब्रेन के पास दो ऑप्शन है, या तो वैभव को थका दे, वैभव धड़ाम से गिर जाए, जैसा अक्सर आपने देखा, राइट। यानी कि अब आगे वैभव दौड़ेंगे नहीं, हीट अप ज़्यादा नहीं होगा। आपने देखा जब गाड़ी चलाते हैं धुआं निकलता है आगे तो गाड़ी को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ब्रेन भी ऐसा कर सकता है, लेकिन ब्रेन ऐसा करेगा तो वैभव हार जाएंगे। ब्रेन नहीं चाहता कि वैभव हार जाए, राइट। तो ब्रेन क्या करता है, एक और मैकेनिज्म ऑन कर देता है। ब्रेन स्विच ऑन कर देता है स्वेट ग्लैंड्स, राइट। पसीने के रास्ते एवोपरेट होगा वो वाटर, पसीना जो है बनेगा और उससे एटमॉस्फेयर में सारा हीट जाने लगेगा, यानी कि वैभव का हीट एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अब वैभव भाग रहे हैं और बॉडी से पसीना आ रहा है और पसीने की वजह से धीरे धीरे हीट भी बाहर निकलता जा रहा है। सो इट विल कीप ऑन हैपनिंग। अब वैभव फिर भी भाग रहे हैं, राइट। एक टाइम आएगा कि हमारे बॉडी का जो पानी की मात्रा है वो कांस्टेंट है, थोड़ा सा ही है, वो भी खत्म होने लगा। पानी जब खत्म होने लगेगा तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, खून वो ज़्यादा, राइट, उसकी फ्लूइडिटी वो कम हो जाएगी, राइट, उसका फ्लो मुश्किल होगी एंड उससे भी बॉडी जैम हो सकता है, ही कैन डाई ऑन द स्पॉट। तो अब ब्रेन सोचेगा दो ऑप्शन दोबारा है, या तो ब्रेन अभी वैभव को थका दे, वो गिर जाए, या फिर ब्रेन कुछ और इंतजाम करे। तो ब्रेन ने एक और इंतजाम किया, वो क्या, प्यास। आपने ध्यान दिया, कभी डिस्कवरी में दिखाते हैं, स्पोर्ट्स चैनल में दिखाते हैं, वो भाग रहा है और जो खिलाड़ी और 10 किलोमीटर की रेस में और रास्ते में पानी लेके खड़े हैं और पानी छीनते हुए भाग, देखा, पीते हुए देखा आपने। तो वैभव को प्यास लगी और वैभव भाग रहे हैं, साथ में वो कुछ लोग रास्ते में खड़े पानी लेके तैयार, वैभव ने पानी छीना, भागने की स्पीड को बरकरार रखा, पीते हुए गए और भाग रहे हैं। वैभव ने 1 लीटर पानी पी लिया, भाग रहे हैं, मैराथन में भाग रहे हैं, राइट। आप गौर कीजिए, अगर 1 लीटर पानी पी जाएंगे तो एकदम से वैभव क्या आ जाएगा, सुसु आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर सुसु आ जाएगी, वैभव बोलेगा जरा आप लोग ठहरो, मैं सुसु करके आया फिर भागूंगा, राइट, वैभव तो हार जाएंगे। तो ब्रेन नहीं चाहता कि वैभव हार जाए, तो ब्रेन क्या करेगा, राइट, जो ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसकी जो सेंसेशन है उसको स्विच ऑफ कर देगी, राइट, उसको स्विच ऑफ कर देगी ताकि वैभव भागते तो रहे, राइट, लेकिन वो यूरिनेट की सेंसेशन वो अभी ना आए जब तक कि रेस ना खत्म हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर ब्रेन इज लाइक एन एक्सपर्ट ड्राइवर। पल पल कैसे वो आपको अंडरस्टैंड करके पुरानी मेमोरी में जाके आपके बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके शहर में, आपके इस लोकेलिटी में जहां आपकी गलियां हैं या आपके इस रास्ते मेन मथुरा रोड में, व्हाट इज द
सेफ ड्राइविंग स्पीड। एनीबडी? सेफ ड्राइविंग स्पीड कितना होना चाहिए? कोई आपसे पूछे आपके शहर में आके कितना होना चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? 50 किलोमीटर। मैं अपनी गाड़ी का जो मोटर है वो ऐसे सेट कर देता हूँ कि जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी वो 50 किलोमीटर में ही चलेगी, ना कम ना ज़्यादा। क्या वो सेफ होगा? ये सुनो, नो। अच्छा, तो ये तो 50 तो सेफ नहीं होगा भाई, तो कितने में मैं कर दूँ? एनी अदर आंसर? 60 किलोमीटर कितना कर दूँ? 20 कर दूँ। मैं 20 कर देता हूँ, फिर मथुरा रोड में ले जाता हूँ, मैं हाईवे में ले जाता हूँ और 20 पे रखता हूँ। बिल्कुल वो 20 पे चलेगा, ना ज़्यादा ना कम। विल दैट बी सेफ? कैन नॉट बी सेफ। तब भी वो सेफ नहीं होगा, राइट? सो व्हाट इज द सेफ लिमिट? एक्चुअली आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर है तो आपको पता है कि कोई एक सेफ लिमिट हो ही नहीं सकती, वो तो सिचुएशन पे बेस्ड है। हर पल आप उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। एवरी मोमेंट बाय मोमेंट आप उस सराउंडिंग को देखेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को आप कंट्रोल करेंगे। सिमिलरली आपका ब्रेन कैसे करता है, आपने देखा वैवो केस में ब्रेन ने कैसे सर्कुलेट किया, किस तरह से मोमेंट बाय मोमेंट चेंज किया। ये जो 120/80 का आंकड़ा है, ये कोई आंकड़ा ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इमेजिनरी, राइट? ए सिंबल, जस्ट इमेजिनरी नंबर, राइट? ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि 120/80, ये सवाल आज से 10 साल पहले पूछा होता तो आप बोलते 140/90। उससे 5 साल पहले पूछा होता तो आप बोलते 160/100। अगले 5 साल बाद पूछूंगा तो बोल देंगे आप 110/70। ये आंकड़ा स्क्वीज होता जा रहा, स्क्वीज होता जा रहा, स्क्वीज होता जा रहा, राइट? सो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब बीपी लेने लगता है, जितना बड़ा डॉक्टर उतनी हार्ट बीट फास्ट। गौर किएगा भी, राइट? जैसी डॉक्टर की शक्ल देखी, अगर वो ज्यादा फीस लेने वाला डॉक्टर तो हार्ट बीट और फास्ट, राइट? जितना डॉक्टर गंभीर उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई। अब जब डॉक्टर मेजर करेगा, दैट इज नॉट योर रियल ब्लड प्रेशर, दैट इज द ब्लड प्रेशर एट दैट मोमेंट, राइट? लाइक वेवल्स, राइट? इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट? तो डॉक्टर ने जो ब्लड प्रेशर मेजर किया, उनके हिसाब से दैट इज योर रियल ब्लड प्रेशर, बट रियलिटी ये है वो तो उनको देख के आपकी बीपी बढ़ गई। अब जो वो डोज बना के आपको देंगे, वो डोज जो होंगे वो आपके लिए नहीं है, वो उस इंसान के लिए है जो डॉक्टर के चैम्बर में पल भर के लिए था। दैट इज नॉट यू। एंड 70% ऑफ द पेशेंट इन द वर्ल्ड दे सफर फ्रॉम दिस सिकनेस कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। आप ब्लड प्रेशर के शिकारी नहीं है, आप व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, एक बात आप मान लीजिए, अगर आप कोई बीपी की गोली ले रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं बनी है। एटलीस्ट 70% लोगों के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ, 70% ऑफ द पीपल, दैट इज नॉट योर बीपी। So, first of all, as I said, there is no standard limit 120/80, 120/80, right? हमारे दिमाग में 120/80 चला गया है। अब मान लीजिए यहाँ का कोई डॉक्टर है, वो जाता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो फिगर है 95/61। ब्राज़ील की जो आम आबादी है, उनकी अगर बीपी मेजर करेंगे सबकी 95/61, तो हमारा यहाँ का डॉक्टर जाएगा बोलेगा ये सारे लो बीपी के शिकार है भाई, इनको तो इनकी बीपी बढ़ाओ पहले। तो वही वाले डॉक्टर चले जाएंगे पोर्तुगल में जो आम सिटीजन की जो बीपी है 135/85, वहां अगर ये वाले डॉक्टर चले जाएं, बोलेंगे पहले तो इनकी बीपी घटाओ, ये सब हाई बीपी के पेशेंट, हाइपरटेंशन के मरीज हैं। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो 120/80 है, ये आया कहां से, कभी हमने पूछा, राइट? ये आया कैसे, कभी हमने सोचा? हमने ये सोचा कि भाई 120/80 मुझे पता है, हर हाल में मैं इसको 120/80 पे ले आऊंगा, राइट? हम एक ऐसी चीज को टारगेट कर रहे हैं जो टारगेट इटसेल्फ इज कंफ्यूजिंग। मान लीजिए यहाँ से आपको आगरा जाना है, यू आर एक्सपर्ट ड्राइवर, यू हैव ए गुड कार, आपने सोचा जितने सारे इंडिकेशन आगरा की तरफ होंगे मैं उसको फॉलो करूंगा, जाऊंगा, लेकिन इंडिकेशन इटसेल्फ इज फॉल्टी। अगर इंडिकेशन कहीं और डायरेक्शन दिखा रहा है जो आगरा को पहुंचाएगी नहीं, आप कितना भी इंडिकेशन को फॉलो करेंगे, यू विल एंड अप इन रीचिंग समथिंग समवेयर एल्स, राइट? सो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? 1997 की बात है। 1997 से पहले जो स्टैंडर्ड बीपी हुआ करता था, सिस्टोलिक बीपी 160 हुआ करता था, डायस्टोलिक 100। WHO ने सोचा चलो देखें भाई ये ठीक है कि नहीं। कुछ उन्होंने पैनल बिठाया, उनको बोला कि देखो भाई 160/100 ठीक है क्या? उस पैनल ने बोला नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करो कल से 140/90 कर दो। सो 140/90 जैसे स्टैंडर्ड चेंज हुआ, पूरे दुनिया में 35% न्यू पॉपुलेशन बिकेम बीपी पेशेंट। सुबह का अखबार पढ़ कर हम सब तो बीपी के पेशेंट बन गए, कल रात तक ठीक ही थे, जैसे स्टैंडर्ड लो हुआ बीपी के पेशेंट सारे के सारे बन गए, राइट? बाद में ये पता चला वो जो पैनल में जो लोग थे, एक्सपर्ट्स थे WHO के बिठाए हुए, दे वर द पेड कंसल्टेंट ऑफ दीज कंपनीज। ये कौन सी कंपनी, आप जरा गौर से इनके नाम देखिए, ये वो कंपनी जिनकी दवाइयाँ आप लेते हैं,
राइट। सो हमारा जो बीपी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर है, वो बार बार चेंज नहीं होता। 10 साल में चेंज हो गया, फिर 10 साल में चेंज हो गया, अलग अलग ऐसा नहीं होता, राइट। और ये सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात नहीं है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, शुगर की बात करें, 1997 तक जो स्टैंडर्ड थे फास्टिंग शुगर 140, 140। 1997 में WHO ने एक पैनल का गठन किया, उनको बोला जरा देखना है 140 ठीक है क्या। उस पैनल ने चेंज कर देनी भाई, कल से इनका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर होगा, उन्हें भी हम शुगर का मरीज बना देंगे। और रातों रात हजारों लाखों नए लोग जो कल रात तक वो हेल्दी माने जाते थे, सुबह का अखबार पढ़ के आ रहे हम सब तो भाई डायबिटिक बन गए, राइट। एज मेनी एज 14% न्यू पॉपुलेशन बिकेम डायबिटिक ओवरनाइट। यूं मानिए कि आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है, आपका पासिंग परसेंटेज कितना, मे बी 35%, 40%। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को सपना आया, उन्होंने ऐलान कर दिया अगले दिन से कि कल से जिस बच्चे के 80% से कम मार्क्स आएंगे वो फेल माना जाएगा। हजारों लाखों बच्चे फेल होने लगेंगे। जनरल इंप्रेशन मास में क्या गया, अरे बाप रे बच्चे कितने फेल हो रहे, कितने नालायक हो गए बच्चे। बट द रियलिटी इज द स्टैंडर्ड इज चेंज्ड, उस पर ध्यान नहीं है किसी को, राइट। एंड स्टैंडर्ड इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो, राइट। सो ये जो पैनल में जो लोग थे, डायबिटीज के पैनल के जो लोग हैं, उनके नाम है, वो 9 लोगों के नाम आप नहीं देख पाएंगे वहां से, राइट। और वो सारे कंपनी जिनके साथ ये एसोसिएटेड है, ये दैट इज देम, एंड दीज आर द वेरी कंपनी दोज हु मैन्युफैक्चर द डायबिटिक ड्रग्स, राइट। ये वो कंपनी जो दवाइयाँ डायबिटीज की बनाते हैं। आप गौर कीजिए कि ऐसा एक टाइम था 15 साल पहले, ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1997 से पहले, राइट। तब अगर किसी पूछे हाइपरटेंशन कितने लोगों को, डायबिटीज कितने लोगों को, रेयरली यू वुड हैव फाउंड एट दैट टाइम, 15 साल पहले। आज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, कई बार मैं बोलता हूँ, यहाँ नहीं पूछूंगा आपसे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई भी दवा लगातार नहीं चलती हो, कोई ना कोई दवा। पूरे ऑडियंस में शायद ही कोई थोड़े से लोग होंगे जो कि कॉन्फिडेंटली हाथ रेज कर सकते होंगे, राइट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? यस आई नो देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल हेल्दी, जो अभी भी उस ट्रैप में नहीं आए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? ये एक बड़ा षड्यंत्र है। कुछ कंपनीज इंक्लूडिंग, इनमें एक नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उन्होंने पिछले 20 साल से ये काम किया कि कैसे हम स्टैंडर्ड को नीचे करें और दुनिया भर के डॉक्टर्स को हम ब्राइब करें, एजुकेट करें, राइट, सेल्स के थ्रू, कि ये स्टैंडर्ड है, अब ये स्टैंडर्ड आप और लोगों तक पहुंचाओ, आपके पेशेंट तक पहुंचाओ, जनरल मास तक पहुंचाओ, राइट, अकॉर्डिंगली